हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज हमारा Pqrs स्पेशल का सेट नंबर 3 है और वीडियो को देखने से पहले मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि पीडीएफ को डाउनलोड करें, क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें ताकि डेली बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकें। पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने शेयर कर दिया था, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ बच्चे प्लेलिस्ट के लिए पूछ रहे थे तो वो लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके बाकी जो प्लेलिस्ट है, बाकी जो वीडियोज़ हैं वो जाके देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। Isaac possessed a wonderful faculty of acquiring knowledge by the simplest means. Thus, even in his boyish sports, he was continually searching out secrets of philosophy, yet nothing could be more simple. You will never guess how the boy could compel that unseen wonder, the wind, to tell him the measure of its strength. For instance, what methods do you suppose he took to find out the strength of the wind? He jumped against the wind, and by the length of the jump, he could calculate the force of the wind. देखिए, इसको सबसे जल्दी हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप S1 में ध्यान से देखें तो S1 में जो है आइजैक की एक क्वालिटी बताई गई है, ठीक है। अब उस क्वालिटी को, जब हम किसी की क्वालिटी बताएंगे तो उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल बताएंगे कि क्यों भाई हम इस बंदे की तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आप आर में ध्यान से देखें, आर में वो बोल रहा है फॉर इंस्टेंस व्हाट मेथड्स डू यू सपोज ही टुक टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। तो फॉर इंस्टेंस जो होता है वो हम ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, अपनी बात को एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए। तो हमें पता चल गया कि S1 के बाद जो है वो आर ही आएगा, क्योंकि बाकी जो सेंटेंसेज है वो S1 को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर फिर भी हम 99% ही श्योर हैं, 1% फिर भी हम अनश्योर हैं, तो हम देखिए इसे पूरा कैसे करेंगे, अपने डाउट को दूर कैसे करेंगे। अब देखिए, जब हमें पता है कि आर में जो है वो विंड का इंट्रोडक्शन दे दिया, और अगर आप क्यू को पढ़ें, यू विल नेवर गेस हाउ द बॉय कुड कंपेल दैट अनसीन वंडर द विंड टू टेल हिम द मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। यहाँ पे विंड की बात करी गई है। और एस में देखें तो एस में भी विंड की बात करी गई है। देखिए फोर्स ऑफ द विंड, तो हमें पता चल गया कि एस और क्यू जो है वो आर के बाद ही आएंगे। कहने का मतलब है, जब आर में इन्होंने विंड का इंट्रोडक्शन दे दिया और एस और क्यू में जो है वो विंड की बात करी गई है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे विंड का जो हमने आर में दे दिया है। तो आप देख लीजिए कि आर जो है वो हमेशा एस और क्यू से पहले ही आना चाहिए। हमें हालांकि एस और क्यू की पोजीशन नहीं पता, लेकिन वो आर के बाद ही आएंगे। अब देखिए, डी ऑप्शन में आर बाद में आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में आर पहले आ रहा है एस और क्यू के, तो ये हो सकता है। बी ऑप्शन में जो है आर के पहले क्यू आ गया, नहीं हो सकता। और ए ऑप्शन में भी आर के पहले क्यू आ गया, तो ए ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। सिर्फ हमारा सी ऑप्शन बचा जो कि है आर क्यू पी एस। इसलिए हमें पता चल गया कि आर क्यू पी एस ही जो कि सी ऑप्शन है हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, Second question, life is a gift of God to man. O Lord, what fools we mortals are. What an invaluable gift. Every morning he fills 24 hours in wallets of each of us and never asks questions. The other is time. Irrespective of these gifts, we grumble. देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज गिफ्ट्स। ये दीज क्या है, हमारा प्लूरल है। प्लूरल मतलब हो गया एक से ज़्यादा। और अगर आप S1 में देखें, S1 में बोल रहा है लाइफ इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन। तो हमें एक गिफ्ट तो हमें पता चल गया, लाइफ। अब यहाँ पे जब, क्योंकि वो दीज गिफ्ट्स बोल रहा है, इसका मतलब और भी कोई गिफ्ट की बात करी गई होगी। और दूसरा गिफ्ट क्या है, द अदर इज टाइम, है ना। तो हमें पता चल गया कि दूसरा गिफ्ट जो है वो टाइम की बात करी गई है। अब देखिए, ये टाइम को क्यू में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि टाइम जो है वो दूसरा गिफ्ट है। अब बता रहा है वो क्यों है दूसरा गिफ्ट, क्योंकि एवरी मॉर्निंग ही फिल्स 24 आवर्स इन वॉलेट्स ऑफ ईच ऑफ अस। तो हमें पता चल गया कि जो आर है वो दूसरा गिफ्ट है। और वो कैसे है, क्योंकि हमें रोज जो है वो हर सुबह 24 घंटे मिलते हैं। तो आर क्यू का जो है वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए, पहले में क्यू आर आ रहा है, नहीं हो सकता। सेकंड में आर क्यू आ रहा है, तो ये हो सकता है। सी में फिर हमें क्यू आर नजर आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। और डी में आर और क्यू में बहुत ज्यादा गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा हमारा बी ऑप्शन। इसका मतलब हमें पता चल गया कि पी आर क्यू एस जो कि हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिर्फ आर क्यू के कॉम्बिनेशन से। अगला देखते हैं, As a first step, we have made the tribals celebrate the E2 festival on them same day. Village-wise environmental status reports were prepared to help people in assessing the remaining natural resources such as drinking water, extent of grazing land, and number of fruit-bearing trees, birds, animals, etc. For the first time in the history of this region, during this festival, an Adivasa Darbar was conducted. Tribes from MP and Orissa were also invited to participate in this darbar. We could achieve emotional integrity amongst the tribals, which resulted in this success. For centuries they were celebrating it on different days and in different ways.
देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो S1 में एक फेस्टिवल की बात करी गई है ना। एज अ फर्स्ट स्टेप वी हैव मेड द ट्राइबल्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑन देम अ सेम डे। और उसके बाद S में बात करी गई, ये जो फेस्टिवल है ये सेंचुरी से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि S1 के बाद जो है वो S ही आएगा। कहने का मतलब है ये सेंटेंस हमारा S से ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि PQR में हमारा कहीं भी इस फेस्टिवल के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई, सिर्फ S में ही बात करी गई है। तो हमें पता चल गया S से सेंटेंस स्टार्ट होगा। और दूसरी बात अगर आप क्यू में देखें, यहाँ पे बोला है दिस दरबार, दिस दरबार, तो दिस मतलब इस दरबार की पहले भी कहीं बात हुई होगी, और इस दरबार की पहले कहाँ बात हुई है, पी में बात हुई है। देखिए आदिवासा दरबार वॉज कंडक्टेड। क्या आर में और एस में कहीं दरबार की बात हुई है? एस तो हमने पहले ही बता दिया कि पहले आएगा। क्या आर में कहीं दरबार की बात हुई है? नहीं, आर में तो कहीं दरबार की बात नहीं हुई। तो हमें पता चल गया कि क्यू से पहले जो है वो हमारा पी ही आएगा, है ना, क्योंकि इसमें दिस दरबार बोला है क्यू में और पी में बोल रहा है दरबार वॉज कंडक्टेड। तो हमें दो लिंक पता चल गए, एक तो हमें पता चल गया पी क्यू का कॉम्बिनेशन, दूसरा हमें पता चल गया एस से ही सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। देखिए एस से सेंटेंस स्टार्ट होने वाला सिर्फ ए ही ऑप्शन है, बाकी में यहाँ पे पी क्यू और आर, इसका मतलब ये तीनों हमारे एलिमिनेट हो गए। और हमने एक और पी क्यू का कॉम्बिनेशन निकाला है, वो भी पी क्यू का कॉम्बिनेशन हमें इसमें मिल रहा है। बाकी देखिए किसी में नहीं मिल रहा पी क्यू का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखिए क्यू पी का मिल रहा है। तो हमें पता चल गया ए जो है हमारा एस आर पी क्यू वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे दो लिंक निकाले हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। Happiness is an inner state of mind. My point is that it is not wealth but coordination of one's thought and action which removes inner conflicts. Some of the most miserable persons I have come across in my life are rich. It is little dependent on outside environment. Happiness has very little to do with whether you are rich or not rich. It is true that poverty makes one miserable in a very acute way. अब देखिए S1 में यहाँ पे हैप्पीनेस की बात करी गई और ये बोला कि हैप्पीनेस जो है वो एक इनर स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। उसके बाद वो अगर आप क्यू में देखें, क्यू में प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है इट इज लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एनवायरनमेंट। पहले तो S1 में बोला है कि एक इनर स्टेट ऑफ माइंड है और फिर क्यू में बोला है कि ये आउटसाइड एनवायरनमेंट पे बहुत ही कम डिपेंड करती है। तो हमें कहीं ना कहीं पता चल गया कि S1 क्यू का जो है वो कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब है क्यू से जो है वो सेंटेंस स्टार्ट होगा। वैसे भी देखिए अगर आप पी और एस को देखें तो इसमें हैप्पीनेस ये S1 को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और आर में हैप्पीनेस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो जब हमने S1 में हैप्पीनेस से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, फिर हम आर में सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ऑब्वियसली प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया क्यू से जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है। इसे 100% कंफर्म करने के लिए देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप आर में देखें, आर में बोल रहा है हैप्पीनेस हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद वेदर यू आर रिच और नॉट रिच। आर में हमसे रिच और नॉट रिच दो चीज़ों का हमें इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद एस में उसने बताया इट इज़ ट्रू दैट पॉवर्टी मेक्स वन मिजरेबल इन वेरी एक्यूट वे। ये जो नॉट रिच है या फिर पॉवर्टी है यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। और पी में सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन्स आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ आर रिच, यहाँ पे इन्होंने रिच का जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो हमें पता चल गया कि जो पी और एस हैं वो हमेशा आर के बाद ही आएंगे, क्योंकि आर में इसका मतलब हमें इंट्रोडक्शन दे दिया रिच और नॉट रिच का, और पी एस में इसकी हमें एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे आर बाद में आ रहा है, पी एस पहले आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड में भी आर बाद में आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। सी में देखिए, सी में आर पहले आ रहा है और उसके बाद पी एस आ रहा है तो ये हो सकता है। और डी में भी हमारा आर पहले आ रहा है और उसके बाद पी एस आ रहा है तो ये भी हो सकता है। दूसरा लिंक हमने निकाला था कि क्यू से जो है वो सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है, तो हमें पता चल गया डी ऑप्शन जो है हमारा क्यू आर एस पी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि सी ऑप्शन में आर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। हैप्पीनेस हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद वेदर यू आर रिच और नॉट रिच, क्योंकि S1 में ऑलरेडी हैप्पीनेस वर्ड का इस्तेमाल हो गया। अब दोबारा हम वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। I passed all the other courses that I took at my university. This used to enrage my instructor. I never once saw a cell through a microscope. This was because all botany students had to spend several hours a week looking through microscopes at plant cells. But I could never pass botany. I could never see through a microscope. देखिए अगर आप S1 में देखें तो वो बोल रहा है I passed all other courses, all the other courses. अदर का क्या मतलब है कि मैंने बाकी सारे कोर्सेज पास कर लिए थे लेकिन कोई एक कोर्स था जो मैंने पास नहीं किया था। अब ये देखना है हमें वो कौन सा कोर्स था, वो था आर में इन्होंने बताया है बट आई कुड नेवर पास बॉटनी। तो हमें साफ साफ पता चल गया कि S1 के बाद जो है वो आर आएगा, या कह सकते हैं आप आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आप डायरेक्टली एलिमिनेट
एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बता रहा है कि मैं बॉटनी में कभी पास नहीं हुआ। अब जब बता रहा है कि मैं कभी पास नहीं हुआ, उसके बाद वो रीज़न बताएगा, तो रीज़न वो बता रहे क्यों में। दिस वॉज बिकॉज ऑल बॉटनी स्टूडेंट्स हैड टू स्पेंड सेवरल आवर्स अ वीक लुकिंग थ्रू माइक्रोस्कोप्स एट प्लांट सेल्स। तो इससे हमें पता चल गया कि आर के बाद जो है वो क्यू आएगा, जिसकी वजह से ए ऑप्शन जो है हमारा RQSP वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि क्यू में वो रीज़न बता रहा है दिस वॉज बिकॉज ऑल बॉटनी स्टूडेंट्स, जो सारे बॉटनी स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोस्कोप में सेल्स, प्लांट सेल्स देखते रहते थे, लेकिन मैं बट आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, लेकिन मैं कभी नहीं देख सका माइक्रोस्कोप में। आई नेवर वंस सॉ अ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप, दिस यूज टू एनरेज माई इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है RQSP वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What kind of India are we looking for, and what kind of word some small pan of that dream has come true but not in the manner I had imagined, and so much still remains। ये यहाँ पे pan नहीं है, part आएगा, part, some small part of that dream। ठीक है, part of that dream। surely not, if there has been any truth in us and in our professions. Here in this city of Allahabad, my boyhood and youth were spent in dreaming dreams and seeing various visions of India's future. Was there any real substance in those dreams, or were they merely the fancies of a fevered brain? Our hatred and violence and fear and communalism and narrow provincialism to mold our future। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। अगर आप आर में देखें, आर में जब आप पढ़ेंगे ये बोल रहा है वॉज देयर एनी रियल सब्सटेंस इन दोज ड्रीम्स, यहाँ पे दोज का इस्तेमाल किया है, तो इससे हमें पता चल गया कि आर से पहले कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें ड्रीम्स का इंट्रोडक्शन दिया होगा, ड्रीम्स का। ठीक है, क्योंकि S1 में तो कोई है नहीं इंट्रोडक्शन, लेकिन क्यू में है, हियर इन दिस सिटी ऑफ इलाहाबाद माई बॉयहुड एंड यूथ वर स्पेंट इन ड्रीमिंग ड्रीम्स, तो हमें पता चल गया आर से पहले जो है वो क्यू ही आएगा, क्योंकि ना ही S में ना ही P में कहीं भी ड्रीम्स की बात नहीं करी गई है, सिर्फ क्यू में ही बात करी गई है, और क्यू के बाद इन्होंने आर में बोल दिया दोज ड्रीम्स, तो हमें पता चल गया कि QR का जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे ऑप्शंस। देखिए पहले ऑप्शन में QR है तो ये भी हो सकता है, सेकंड में QR है ये भी हो सकता है, सी में है जी हाँ ये भी हो सकता है, डी में है जी हाँ ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ अब एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन है वो टिपिकल कर दिया, क्योंकि QR का जो लिंक हमने ढूंढा वो उसने सारे ऑप्शंस में दे दिया। अब देखिए इस तोड़ को हम कैसे निकालेंगे, हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं ना, हम ड्रीम्स का कनेक्शन जो है, लिंक जो है वो ढूंढ रहे हैं। अब अगर आप S6 को पढ़ें, सम स्मॉल पार्ट ऑफ दैट ड्रीम हैज कम ट्रू, ऑफ दैट ड्रीम, यहाँ पे फिर हमारी ड्रीम की बात आ गई, तो हमें पता चल गया कि QR के बाद जो है वो S6 आएगा, या फिर आप कह सकते हैं S6 से पहले R ही आएगा, क्योंकि सिर्फ R में ही ड्रीम, Q और R में ही ड्रीम की बात करी गई है, और QR का हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया, जिससे हमें पता चल गया कि जो सी ऑप्शन है SPQR वो ही हमारा सही होगा, है ना। हमने पता लग गया कि जो ड्रीम्स का लिंक है हमने उससे अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब अगला देखते हैं। In democratic countries, men are equal before law and have a voice in deciding how and by whom they shall be governed, and they live like this not for fun but because they are too poor to afford another room. While some people live in luxury, many have not even enough to drink and wear. But with this respect to the sharing of money, which means the sharing of food and clothing and houses and books and so on, this system is still very unfair. There are many families of 5 or 6 persons who live in a single room. They sleep and dress and wash and eat their meals in this same room. They are born and in the same they die. Even in the finest of world cities, thousands of people live in dreadful surroundings। देखिए ये लग तो बहुत लंबा है लेकिन है बहुत इजी। कैसे इजी है, अगर आप आर को पढ़ें, आर में बोल रहा है देयर आर मेनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिस एक रूम में ही 5 से 6 लोग रहते हैं और उसी रूम में वो सारे काम करते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं कपड़े बदलते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं बॉर्न होते हैं, मतलब पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद S6 में वो बोल रहा है एंड दे लिव लाइक दिस नॉट फॉर फन बट बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अनदर रूम। अब इस जगह पे या एक रूम में वो अपने मजे के लिए नहीं रहते हैं, फन मतलब होता है मजा, अपने मजे के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इतने गरीब हैं कि वो दूसरा रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो दूसरा रूम ले सकें। तो हमें पता चल गया S6 से पहले जो है वो R ही आएगा, क्योंकि P, Q और S में ऐसी कोई रूम की बात करी ही नहीं गई। ठीक है, तो हम एक बार अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए A में नहीं है, B में भी नहीं है, C में R है एंड में तो ये हो सकता है, और D में भी नहीं है, तो हमें पता चल गया QPSR जो है, जो कि हमारा ऑप्शन C है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपने देखा ना इतना लंबा PQRS था, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, लेकिन सिर्फ हमने एक छोटा सा लिंक देखा, उससे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि बस आपको लिंक देखना है,
आप घर पे ही ऐसी अप्रोच डेवलप कीजिए लिंक देखने की। अगर आप घर पे ही पूरा पूरा जो पैराग्राफ है वो सॉल्व करेंगे तो आप पेपर में भी ऐसे सॉल्व करेंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप घर पे ही क्वालिटी अपनी डेवलप कीजिए जिससे कि आपको पेपर में फ़ायदा हो, और अपनी जो चीज़ें हैं वो स्मार्टली वर्क करना स्टार्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट करिए, क्योंकि CGL 18 में बहुत टाइम है और पेपर का लेवल श्योरली ही थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ईजी तो नहीं आने वाला, वैसे भी कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो आप स्मार्ट वर्क करिए हार्ड वर्क के साथ। मैं ये नहीं कह रही हार्ड वर्क मत करिए, बट हार्ड वर्क के साथ अब स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अपने टाइम को बचाने के लिए और स्कोर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8। Mental disability, whether mental retardation or any other developmental disability, is not the same as mental illness, and the earlier the better. A person with mental disability can certainly be helped to improve, but mainly in childhood. But mental disability has no cure. Mental illness has an identifiable cause and may be cured. Not the best doctors nor all the medicines in the world can cure mental disability. देखिए, अगर आप S1 में पढ़ें तो S1 में ये बोल रहा है कि जो मेंटल डिसेबिलिटी है इज़ नॉट द सेम एज मेंटल इलनेस। कहने का मतलब है मेंटल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, S1 में हमारी ये बात करी गई है। और उसके बाद अगर आप R में देखें वो बोल रहा है मेंटल इलनेस। अब जब हमें S1 में वो बता रहा है कि ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, तो अब आगे वो ये बताएगा ना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो R में वो यही बता रहा है, मेंटल इलनेस हैज़ एन आइडेंटिफिएबल कॉज एंड मे बी क्योर्ड बट मेंटल डिसेबिलिटी हैज़ नो क्योर। तो हमें पता चल गया RQ का जो है वो कॉम्बिनेशन है, बल्कि S1 RQ का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि S1 में उसने बोला कि इन दोनों में डिफरेंस है, उसके बाद R में उसने बताया कि मेंटल इलनेस जो है वो क्योर की जा सकती है, लेकिन मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो क्योर नहीं की जा सकती। तो आप देख लीजिए RQ से सेंटेंस कहाँ स्टार्ट है, बस C में ही RQ से जो सेंटेंस है वो हमारा स्टार्ट है। और देखिए, अगर आप स्टार्टिंग भी ना देखें, आपने RQ का कॉम्बिनेशन तो ढूंढ ही लिया है अच्छे से। यहाँ पे RQ का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और D में भी नहीं है, सिर्फ C में ही है। तो हमें पता चल गया RQSP जो कि D ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ devastating earthquake had hit Mexico City. The condition of 1,000 others was reported unsafe. 50 more were later judged dangerously close to falling. The quake's force was measured at 7.8 on the Richter scale. In 4 chaotic minutes, an estimated 250 buildings collapsed in downtown Mexico City. It was the world's most severe quake since the quake in Chile last March. देखिए, अब इसमें हम लिंक कैसे ढूंढेंगे, इसमें थोड़ा सा छिपा हुआ लिंक है, बट अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप R में देखें, R में वो बोल रहा है इन 4 chaotic minutes एन एस्टिमेटेड 250 बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड। यहाँ पे वो बोल रहा है कि देखते ही देखते 4 मिनट में 250 जो बिल्डिंग थी वो गिर गई। उसके बाद P में क्या बोल रहा है, 50 मोर वर लेटर जज्ड डेंजरसली क्लोज टू फॉलिंग। उसके बाद 50 जो और थी उनको भी देखा गया कि वो भी बस गिरने ही वाली हैं। क्लोज टू फॉलिंग मतलब ये हो गया कि बस गिरने ही वाली हैं। और Q में और S में क्या हमसे ऐसे किसी नंबर की बात करी गई है, तो आप Q और S को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ आप P और R को ही देखिए। और हमें पता चल रहा है कि P और R का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि R पहले आएगा उसके बाद P आएगा। क्यों R पहले आएगा, उसका रीज़न ये है कि पहले उसने बताया, इंट्रोडक्शन दिया कि बिल्डिंग गिर रही है। सबसे पहले 4 देखते ही देखते 4 मिनट में 250 बिल्डिंग गिर गई। उसके बाद 50 मोर वर लेटर जज्ड। वैसे भी लेटर से पता चल रहा है कि P जो है वो बाद में ही आएगा, तो हमें पता चल गया RP का है जो कॉम्बिनेशन, पहले R आएगा और उसके बाद P आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप S6 में देखें, S6 में बोल रहा है द कंडीशन ऑफ 1000 अदर्स वाज रिपोर्टेड अनसेफ। फिर उसके बाद और 1000 बिल्डिंग की जो है वो बात करी गई कि जो बाकी 1000 बिल्डिंग का भी पता चला कि वो भी अनसेफ हैं, वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में गिर जाएं। तो हमें पता चल गया कि RPS6 का जो है वो कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब P से जो सेंटेंस है वो आखिर होगा, मतलब एंड में आएगा, जो सिर्फ B ऑप्शन में है। तो हमें पता चल गया QSRP जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, जिसमें RP भी हमारा आ रहा है। ठीक है, तो B ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं। Undoubtedly, science has done wonders. Thus, science, which was once considered a destructive power only in war, must be recognized as one also in its apparently constructive activities during peace. But in giving such an answer, our attention must not be taken up entirely by the danger from nuclear weapons and chemical warfare. The honest answer has to be not always, but has it stopped with wonders which are beneficial to mankind? There is far greater real danger from the damage to the environment arising from the so-called peaceful uses of science. देखिए,
आप इसको कैसे करेंगे, S1 में ये बोल रहा है अनडाउटेडली साइंस हैज़ डन वंडर्स, ठीक है, और उसके बाद R में वो बोल रहा है बट हैज़ इट स्टॉप्ड विद वंडर्स विच आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। S1 में वो बोल रहा है कि भाई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि साइंस ने बहुत ज़्यादा वंडर किए हैं, लेकिन उसके बाद R में बोल रहा है कि क्या ये जो वंडर्स हैं मैनकाइंड के, मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, इसके बेनिफिट तक ही रुक गए हैं या बेनिफिट को पार करके जो है वो डिस्ट्रक्शन चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो R से ही स्टार्ट होगा, S1 के बाद R ही आएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं आपको एक लिंक और बताती हूँ। देखिए, अब जब उसने क्वेश्चन पूछा R में बट हैज़ इट स्टॉप्ड विद वंडर्स विच आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, उसके बाद Q में जो है वो आंसर दे रहा है द ऑनेस्ट आंसर हैज़ टू बी नॉट ऑलवेज। देखिए, अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये जो वंडर्स हैं ये रुक गए हैं, तो उसके बाद आपने आंसर दिया नॉट ऑलवेज, नहीं, हमेशा जो आंसर है वो हाँ नहीं हो सकता। कहने का मतलब हमेशा आंसर हाँ नहीं हो सकता है ना, नॉट ऑलवेज। तो अब हमें साफ साफ पता चल गया कि R के बाद जो है वो Q ही आएगा, क्योंकि R में हमने क्वेश्चन पूछा है और Q में हमने उसका आंसर दे दिया है। उसके बाद जब देख लीजिए आप R Q में कॉम्बिनेशन कहाँ है, देखिए R Q में A में कॉम्बिनेशन है तो ये हो सकता है, B में QR आ रहा है ये नहीं हो सकता, C में R और Q एक साथ है ही नहीं ये भी नहीं हो सकता, और D में फिर QR आ रहा है ये भी हमारा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से RQPS जो कि हमारा A ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब R के बाद Q आ रहा है और Q के बाद P आ रहा है, P में क्या बोल रहा है बट इन गिविंग सच एन आंसर आर अटेंशन मस्ट नॉट बी टेकन अप। अब ये इसने जब आंसर दिया हाँ या ना में, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है अपने आंसर की। तो एक बार बताइए, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो उसके बाद पहले आप आंसर हाँ या ना में देंगे, उसके बाद ही तो एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपने हाँ या ना क्यों बोला। तो यहाँ पे भी उसी आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो पहले हम हाँ या ना में जवाब देते हैं उसका, अगर हाँ या ना में दे सकते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देते हैं उसकी, जिसकी वजह से R के बाद Q आएगा और Q के बाद P आएगा और A आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई समझ। नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी ढंग से समझाने की और क्वेश्चन अच्छे अच्छे पिक करने की, ताकि आपका लेवल जो है वो दिन पे दिन इंक्रीज होता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।